ऐसा नहीं है। बिहार में उद्यमी के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत असीम संभावना है। उद्यमी को और उद्यमी एंटरप्रेन्योर का जब आप किसी भी डिक्शनरी में जब उसका मीनिंग देखेंगे तो उसमें है कि जो रिस्क ले सकता है। 12 घंटे 14 घंटे काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगले कम से कम 30 साल ये बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा बिहार। जब जेनजी जनरेशन है, अगर जेनजी आप उसको करें तो वो जनरेशन भी ग्रोथ का जनरेशन है। हेलो सर, कैसे हैं आप? मस्त। आप एक तो सर पहला जनरल मैं एक सवाल जैसे पूछूं, हम लोग अभी पटना में बैठे हुए हैं और जिस तरीके के बिजनेस में हम लोग डील कर रहे हैं या जिस तरीके के सर बिजनेस में आप डील कर रहे हैं, उसके लिए जहन में हमेशा फर्स्ट ईयर सिटीज की एजेंसीज को या कंपनीज को प्रेफरेंस दी जाती है। तो ऐसे में बिहार में रहते हुए क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं या फिर आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हम लोग पटना से रहते हुए बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं इस सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के और पीआर एजेंसी और इस पीआर इंडस्ट्री के सेगमेंट को, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मतलब पटना में रहना आप कैसे देखते हैं? देखिए, पटना में रहना एक लगता है कि जैसे अपने रूट से कनेक्टेड हों, एक अपने जड़ से जुड़े हुए हों, जड़ से जुड़ करके अपनी काम कर रहे हों। ठीक है, चैलेंजेज हैं। अगर वो हम किसी मेट्रो सिटी में होते, किसी बड़े शहर में होते तो हो सकता था कि एक्सेलरेट हम ज़्यादा तेज़ी से कर सकते थे। हमारा मतलब कई मतलब जीरो जो लगातार हमारे फिगर में जुड़ना था वो लगातार जुड़ सकता था बहुत तेज़ी से। लेकिन हमें लगता है कि हम थोड़ा रूट से कनेक्टेड हैं, थोड़ा सा यहाँ के मतलब आबो हवा से जुड़े हुए हैं और यहाँ हम बिजनेस ला रहे हैं और यहाँ हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमें एक एनर्जी वहाँ से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है जो हमें काम करने का एक मतलब एनर्जी, एक उत्साह पैदा करती है कहीं ना कहीं। मतलब आप एक होता है ना कि अगर बड़े शहर में आप जा रहे हैं, हो सकता है कि फिगर बड़ा होता चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिप्रेस भी होते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल में मतलब कुछ कसक रह जाती है। फिर नंबर कहीं अगर वो डिप्रेसिंग नंबर कहीं किसी साल किसी फाइनेंशियल ईयर में वो डिप्रेसिंग नंबर होता है तो आप एक डिप्रेशन में जाते हैं। तो हमें यह लगता है कि हम कभी यहाँ डिप्रेशन में नहीं जाते। हम अपने जड़ से जो जुड़े हुए हैं शुद्ध, ठीक है चैलेंजेस आते हैं लेकिन हम उससे आगे निकलते हैं और फिर नई उड़ान भरते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस की आप सर जैसे बात करो, क्या मेजर चैलेंजेस आपको लगते हैं यहाँ पे रहते हुए? देखिए, शुरू में जैसे एक मार्केटिंग के फील्ड में एक बड़ी चलताऊ कहावत है कि किसी को भेजा गया श्रीलंका में, वो जूता बेचने भेजा, मतलब एक कहानी सुनाई जाती है कि जूता बेचने भेजा, तो जूता जब बेचने भेजा तो वो कहा 1 महीने के बाद उससे रिपोर्ट लिया गया तो कहा कि भाई यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। कहा कि क्या हुआ भाई? तो वहाँ कोई जूता पहनते ही नहीं, हम क्या जूता किन को बेचें? मतलब ये मार्केटिंग फील्ड का एक कहानी है, ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर उस दूसरे व्यक्ति को भेजा गया तो उसने कहा कि उसको 1-2 महीने के बाद उससे रिपोर्ट लिया गया तो उसने बताया कि नहीं, यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो क्या अपॉर्चुनिटी है? तो यहाँ कोई जूता अभी तक पहना ही नहीं है, यहाँ जूता बेचने की बड़ी संभावना है। तो दोनों अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, नेगेटिव एस्पेक्ट देखें, जो देखें उसके अनुसार आप एक्ट करते हैं, आप काम करते हैं। तो यहाँ चैलेंजेस थी। पहले हम लोग को सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग यह बताने में समय लग रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग समझ रहे हैं, अब तो गांव-गांव तक पहुंच चुकी है चीज़ें। अब तो आप देख ही रहे हैं कि जो क्विक कॉमर्स तक अब बहुत मतलब रूरल इलाके तक भी पहुंच रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि वो चैलेंजेज नहीं रहे। हाँ, मतलब वो फिगर्स का चैलेंजेज रहा कि अगर आप टॉप टियर सिटी में रहते हैं, मतलब जो इंडिया का कमर्शियल हब्स हैं, जैसे मान लीजिए आप मुंबई हैं या कोई बेंगलोर हैं, तो वहाँ हो सकता है कि आप जो पिच करेंगे तो एक बड़े फिगर्स के साथ पिच करेंगे कोई भी सर्विसेज। यहाँ थोड़ा हो सकता है कि ये जो यहाँ का जो
मतलब इकोनॉमिक माहौल है उसके अनुसार आपको पिच करना पड़ता है। यही अंतर है, और तो कुछ खास अंतर नहीं है। और एक ना जनरल कंफ्यूजन रहता है सर लोगों के बीच में कि क्या एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन सेम होते हैं या अलग होते हैं, या दोनों के बीच में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करने जाएं तो वो क्या कौन से पॉइंट्स हैं जो दोनों को अलग अलग बताते हैं आपके हिसाब से? क्या देखिए, कुछ एंटरप्रेन्योर का मीनिंग कहा जाता है कि वो उद्यमी, हिंदी में उसको उद्यमी कहते हैं, और बिजनेसमैन को कहते हैं हिंदी में व्यापारी। ठीक है। तो उद्यमी कई तरह के हो सकते हैं। व्यापारी को अमूमन माना जाता है कि जो ट्रेड करता है, जो कुछ खरीदता हो, कुछ बेचता हो, जो अमूमन एक नैरो सेंस में उसको यही लिया जाता है व्यापारी को। उद्यमी को, और उद्यमी एंटरप्रेन्योर का जब आप किसी भी डिक्शनरी में जब उसका मीनिंग देखेंगे तो उसमें है कि जो रिस्क ले सकता है। तो आपको जो भी उद्यमी आगे बढ़े उनको रिस्क लेना ही पड़ता है, और रिस्क लेकर के ही वो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत चैलेंजेज रहे, लेकिन हम लोग काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो रिस्क तो हर समय लेना पड़ता है, और जो जिस लेवल पर है वो उस लेवल पर रिस्क लेते हैं। तो उद्यमी अमूमन, मतलब उद्यमी का दायरा बहुत बड़ा है। व्यापारी जो है तो ट्रेडिंग का जिनका बिजनेस है उसी को व्यापारी, उसी को मतलब एक नैरो सेंस में आमतौर पर व्यापारी वही माना गया है, ट्रेडर जो खरीदते बेचते हैं। उद्यमी है जो निर्माण भी करता है, बेचता भी है, सर्विसेज भी देता है, उसको उद्यमी का दायरा बड़ा है। और सर एआई को लेके जैसे आपका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है? जैसे हाल ही में बहुत सारे फाउंडर्स रहे, इन्फोसिस के को फाउंडर रहे, उन्होंने बोला कि एआई से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर एलन मस्क की अगर मैं बात करूँ तो बोलता है कि एआई जो है पूरी ह्यूमन स्पीशीज़ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन आपका क्या स्टैंड है? देखिए, एक तो यह बात है कि जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो एक चर्चा यह होती है कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब मानव बल को नया रोज़गार नहीं मिल पाएगा, उनके रोज़गार में कमी आएगी, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। यह शुरू से रहा है। जब भी कंप्यूटर आया था तो उस तरह का एक बहुत मसला पैदा हुआ था। भारत में यह हुआ था कि लोग बैलगाड़ी से विरोध करने के लिए पहुंच गए थे संसद भवन तक, बैलगाड़ी चला के जाते थे कि भाई कंप्यूटर नहीं आना चाहिए, कंप्यूटर आ जाएगा तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी को आप निगेट नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को आप पॉजिटिव सेंस में लेकर के उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ निगेट करके आप उनको रोक करके, ऐसा कहीं हो सकता है? कब मशीनरी, ये तो हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जब मशीनरी भी आई थी तो मशीनरी का भी जब किसी चीज़ का निर्माण मशीन से होने लगा था, जब उद्योग में इसका इस्तेमाल करने लगे थे लोग, तो उस समय भी ये हुआ था कि इससे तो मज़दूरों को काम ही नहीं मिलेगा, आम लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। मशीन तो एक आदमी 20 आदमी 25 आदमी 50 आदमी के बदले एक मशीन काम करेगी। यह उस समय भी था। तो यह हर दौर में यह चर्चा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह कोई पहली बार हो रहा है। आप अगर जाएंगे तो 60 के दशक में मशीनरी का भी इतना ही विरोध किया जा रहा था कि मशीन्स को नहीं लाना चाहिए। आप कई फिल्में देखेंगे, उसमें देखा गया कि मशीन और मानव बल को आमने सामने दिखाया गया कि ह्यूमन रिसोर्सेज का महत्व ज़्यादा है, मशीन का कम है। लेकिन वो निगेट करने से काम चला नहीं। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन इस्तेमाल करने लगे अपने जीवन में। अब तो ऐसी फैक्ट्रीज है जहाँ मतलब आउटपुट और इनपुट बस दो ही जगह व्यक्ति रहते हैं, जहाँ इनपुट देते हैं, जहाँ आउटपुट लेते हैं। बीच में कहीं पूरा मशीन काम करता है। तो इस तरह का सब दिन रहा है। जब कंप्यूटर आया उस समय भी हुआ। तो एआई को आप निगेट करके नहीं चल सकते हैं। एआई को किस रूप में यूज, हाँ, ये दो चीज़ें हैं। एआई से ये है कि व्यक्ति की जो मतलब आदमी की जो क्रिएटिविटी है, मनुष्य की जो क्रिएटिविटी है वो कम होगी, यह अवश्य है। जैसे हम कंप्यूटर और मोबाइल पर काम कर रहे हैं तो हमारी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो रही है, हमारी गणना शक्ति कमज़ोर हो रही है, या आप भी महसूस करते होंगे अपने दैनिक जीवन में। उसी तरीके से एआई से क्रिएटिविटी हमारी कम होगी, यह तय है। लेकिन हमें उसको निगेट करके नहीं, उसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करके हमको आगे बढ़ना। जो नई जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है अभी
एआई पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा है, तो आपको क्या लग रहा है क्रिएटिविटी एक हाँ, थोड़ा सा क्रिएटिविटी का लेवल कमजोर होगा। आप देखिएगा कि पहले हमारे देश में जिस तरह से लोग, अब किसी भी फील्ड का, चाहे कविता हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे चित्रकारी हो, जिस भी फील्ड में आप देखिएगा कि पहले लोग जिनके जीवन में थोड़ा सा मशीन्स कम था, थोड़ा सा कंप्यूटर कम था, तो वो ज़्यादा क्रिएटिव हुए, उनकी क्रिएटिविटी का लेवल ज़्यादा, मतलब आज के दौर के मुकाबले ज़्यादा अधिक बेहतर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप पूरे जो आधुनिकीकरण का जो प्रयास है, मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है हमारे जीवन में, उसको आप रोक दें। ये तो हो नहीं सकता है ना, वो तो सतत प्रक्रिया है। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप निगेट करने की बात कहेंगे, बार बार कई इंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर ने कहा कि 90 घंटा काम करना चाहिए, 72 घंटे काम करना चाहिए, क्यों छुट्टी लेना है, छुट्टी लेके क्या करेंगे, एक ही पत्नी का मुंह कितना बार देखेंगे, ऐसी भी बातें हुई। लेकिन मसला यह है कि वह जो वर्किंग आवर बनाया गया है, वर्किंग आवर इसलिए नहीं बनाया कि उसमें ज़्यादा काम हो सकते हैं, वह एक सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वो एक अनुशासन बना रहे, एक कंटिन्यूटी बना रहे, एक निरंतरता बनी रहे, इसलिए वर्किंग आवर्स का एक शेड्यूल बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि लगातार काम करेंगे, 12 घंटे 14 घंटे काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने घंटे सर प्रेफर करेंगे? जैसे सबने अपने अपने बताया, तमाम एंटरप्रेन्योर्स ने बताया कि इतना घंटे चाहिए, इतना। आप एज ए एंटरप्रेन्योर देखिए, हमें तो लगता है कि प्रोडक्टिव घंटे होना चाहिए, न कि घंटे की मतलब नंबर्स उसके बड़े होने चाहिए। उसकी प्रोडक्टिविटी का लेवल मतलब अगर हम 32 घंटे ही काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा प्रोडक्टिविटी क्या है, उससे उसका मूल्यांकन करना चाहिए। अगर हम उसको 100 घंटे कर देंगे तो वो तो व्यक्ति डिप्रेस हो जाएगा, वो क्या क्रिएटिव वर्क कर पाएगा, क्या बेहतर काम कर पाएगा। तो ये जो नई जनरेशन आई है जिसको ये सब जेन जी जनरेशन बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है लेस क्रिएटिव हैं ये लोग थोड़ा सा? देखिए, एक तो यह बात हम क्योंकि हम जेन जी जनरेशन से नहीं हैं, लेकिन हम अगर उनको निगेट करेंगे तो ये गलत होगा। अब ये समझिए कि जब भी कोई पुरानी पीढ़ी रही है वो अगली पीढ़ी को अपने से कमतर रखती रही है, हर समय उनके बारे में वो मूल्यांकन गलत करती है। उनका वैल्यू सिस्टम जो होता है वो अलग होता है, नए जनरेशन का वैल्यू सिस्टम अलग होता है, और इसी की वजह से दोनों अपने बीच में डिफरेंसेस पैदा करते हैं। जब जेन जी जनरेशन है, अगर जेन जी आप उसको करें तो वो जनरेशन भी ग्रोथ का जनरेशन है, उसको आप ये क्यों मान रहे हैं कि वो मतलब कहीं ना कहीं हमें पीछे ले जा रही है? नहीं, वो आगे ले जाने वाली जनरेशन। आपका एक वो पर्सपेक्ट जानना चाह रहा था, मतलब आपके अकॉर्डिंगली जो नई जनरेशन है, क्योंकि जितना मैं, क्योंकि मेरे भी छोटे भाई बहन हैं, मैं भी देखता हूँ, उनको सब चीज़ बहुत क्विक चाहिए, है ना, कुछ भी काम हो वो क्विक चाहिए उनको, भले से उसमें मेहनत अपने हिसाब से करना चाहें ना करना चाहें। अब वो क्विक क्यों नहीं चाहिए? हम जिस जनरेशन के थे, जिस जनरेशन में हम आए थे, उस जनरेशन में हमारे घर से कोई जाते थे, मतलब हमारे घर से ननिहाल कोई गए तो फिर वहाँ पहुँच गए तो पत्र आ रहा है और 10 दिन के बाद वो पत्र पहुँच रहा है, टेलीफोन भी नहीं आमतौर पर उपलब्ध था, तो 10 दिन के बाद पत्र पहुँच रहा है कि हम पहुँच गए हैं, वो दौड़ था। तो वो क्या था कि वो बहुत धैर्यवान जनरेशन था, मतलब इतना धैर्य था कि वो 10 दिन इंतजार कर सकता था कि वो पहुँच गए हैं कि नहीं पहुँच गए हैं, उसकी सूचना 10 दिन बाद उनके पास आ रही है, तो उतना धैर्य था। आज आप ही के जनरेशन में, जेन जी का छोड़ दीजिए, आपके जनरेशन में आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं, 1 कॉल 2 कॉल, तीसरा कॉल नहीं उठाया तो आपके मन में क्या ख्याल आया कि देखिए तो कैसा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई बड़ी बात है। जबकि उस आपसे पहले की जनरेशन 10 दिन इंतजार कर रहे थे कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन आपका अगर दूसरा कॉल नहीं उठा तो आपके मन में कई ख्याल आने लगते हैं, है ना। तो वो जनरेशन तो पैदा ही हुआ है जो जब जन्म लिया है तो स्मार्टफोन पर देख रहा है, रील्स देख रहा है, तो उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्विक नहीं चाहे? वो तो चाहेगा ही। उसका दिशा देने की जिम्मेवारी उससे पहले के जनरेशन की है, कैसे उसको दिशा देती है। तो अपने एक्सपीरियंस से सर ऐसा क्या सबक या ऐसा क्या लेसन है जो आप इस नई पीढ़ी को पास ऑन करना चाहेंगे कि मेरे अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है और ये मैं आगे इस नई पीढ़ी के साथ साझा करूंगा तो शायद ये बेहतर कर ले और ज़्यादा जितना वो अभी कर पा रहे हैं, समहाउ उसमें देखिए, वैल्यू ऐड हो हम पाए। यही मानते हैं
चाहे अपने निजी जीवन में हो या प्रोफेशनल जीवन में हो, नीयत साफ रखिए। किसी के साथ काम करिए, नीयत साफ रखिए। किसी भी फील्ड में अपना जो आपका क्रिएटिव वर्क है, जो आपका प्रोफेशनल वर्क है, उसमें भी नीयत साफ रखिए। आपको खुद अपने आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको भरोसा होना चाहिए और उसको देखिए कि वो आपके लिए कितना बेहतर है, आप उसमें कितना बेहतर दे पा रहे हैं, ये खुद आपको एनालाइज करना है। अब क्या है, हम लोग बहुत छोटा संस्थान शुरू किए थे, आज भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लगभग 100 लोग से अधिक की टीम हमारे साथ काम कर रही है। तो वो जो शुरू हुआ था वो सिर्फ यही था कि हमारी नीयत यह थी कि जिनके लिए हम सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस से वो संतुष्ट होना ही चाहिए। हम अगर वो संतुष्ट हैं भी तब भी हम असंतुष्ट रहें कि हम उनसे और बेहतर परफेक्ट सर्विसेज उनको दे सकें किसी भी फील्ड में, चाहे वो पीआर के सर्विसेज हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का सर्विसेज हो, चाहे वो वीडियो प्रोडक्शन का सर्विसेज हो। मतलब हम लोग खुद मतलब अपनी नीयत यह साफ रखना है कि हम उनको बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे सकें। इस फील्ड में अमूमन क्या होता है कि आजकल सबसे कमी यही हो गई है कि उस मामले में नीयत थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है लोगों की। और जो सर खास तौर पे जो व्यूअर्स होंगे जो बिहार से खास तौर पे देख रहे हैं, एक नया जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप, क्योंकि आपने जैसा बताया कि आप जहाँ से शुरू किया तो शुरुआत में जाहिर सी बात है कि बहुत प्रॉब्लम्स आपने यहाँ पे शुरू करते समय देखी होंगी, तो उनको क्या आप एक लेसन या फिर कुछ एक क्या सजेशन या राय देना चाहेंगे जो बिहार बेस्ड है और बिहार में रह के बिहार को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहते हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर आना चाहते हैं? जैसे अभी एक बड़ी चर्चा पूरी दुनिया में है कि ट्रंप ने सब पर टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। तो ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो वो उसका नुकसान क्या उन देशों को हो रहा है जिन पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, या अमेरिका का होगा जिसने टैरिफ लगाया? भारत को नुकसान होगा कि अमेरिका को नुकसान होगा? अमेरिका को मुझे लगता है इसका नुकसान। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे निवेशक हाथ खींचने की कोशिश करेंगे। नहीं, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है, कम से कम 140 करोड़ का बाजार है। अमेरिका कोई भी प्रोडक्ट लाएगी तो उसका कंजम्पशन भारत में अधिक होगा कि अमेरिका में होगा? भारत में होगा, जाहिर सी बात है। इंडिया में ये जो अमेरिकन प्रोडक्ट है यह दुनिया की एक बड़ी कंपनी बनी है, तो निश्चित रूप से उसमें सबसे बड़ा योगदान इंडिया और चाइना का होगा, जिसने इसको सबसे अधिक खरीदा होगा। क्या स्वाभाविक रूप से एक मतलब 30 करोड़ के आसपास अगर अमेरिकन है, अगर 30 करोड़ भी वो खरीद लेंगे तो 30 ही करोड़ होगा। अगर इंडियन खरीदेंगे तो निश्चित रूप से उनसे आगे निकल जाएंगे। क्या तो हमारी यह मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि बिहार एक बड़ा बाजार है, अभी भी यहाँ बहुत संभावनाएं हैं हर फील्ड में। बिहार दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व का राज्य है, जहाँ प्रति किलोमीटर सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। तो आप यहाँ सर्विसेज, ये जो क्विक कॉमर्स है, यह बिहार के जो दिल्ली में जितना वो सर्व कर पाएगा, बिहार के छोटे छोटे शहरों में उससे अधिक वो सर्व कर पाएगा, इसलिए कि वहाँ अधिक लोग निवास करते हैं। दिल्ली में जितना जनसंख्या घनत्व है उससे थोड़ा ही कम बिहार के पटना और आसपास के इलाकों में है। तो क्विक कॉमर्स यहाँ इसलिए राइज करेगा क्योंकि यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है और उनको 1 किलोमीटर के दायरे में अधिक लोगों को सर्विस दे पाएगा। ठीक है, जो मेरी समझ है। तो इसी तरीके से बिहार में इतनी संभावनाएं हैं, इतने लोग हैं, आपको यहाँ बहुत अधिक सर्विसेज दे सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप दे सकते हैं। तो इसलिए बिहार में बहुत संभावनाएं है। अभी 14 करोड़ के आसपास, 13 करोड़ 14 करोड़ के आसपास लोग हैं। समझिए कि इसमें कितनी संभावनाएं हैं। कई देश की आबादी बिहार की आबादी से बहुत कम है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, बिहार में उद्यमी के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत असीम संभावनाएं हैं। अभी ये बिहार अछूता प्रदेश है। अगले कम से कम 30 साल ये बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा बिहार। हाँ, तो ये तो एक
सजेशन हो गया कि उन यूथ के लिए जो काम करना चाहते हैं, उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए या जो बनना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं,